मसीह का तमाम ये संबोधि माल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं और हर रोज की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। इस समय वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं ताकि कार्यक्रम का विश्लेषण, खबरों का विश्लेषण, सटीक विश्लेषण आप तक पहुँच सके। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद विपुल जी, तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं ऑन द शो में कि आखिर में कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर कि आज हम बातचीत करने वाले हैं। और लगातार हम बात कर रहे हैं मसालों के ऊपर। भारत के मसाला निर्यात पर संकट गहराया है, क्या कुछ नई अपडेट है बताएंगे आपको डिटेल में। अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरीके से स्थिति चल रही है, भारत के लिए वो मौका है या चुनौती, इस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। सरकार को बॉन्ड क्यों नहीं बेच रहे हैं बैंक, ये भी खबर हमने आपको बताई है और इस पर क्या कुछ अपडेट है ये भी हम बातचीत करेंगे। क्रिप्टो को लेकर के सेबी और आरबीआई में दो राय है, क्या है वो राय, वो भी बात करेंगे। और साथ ही ऑनलाइन बीमा खरीदने में बाजार में इतना उत्साह कितना टिकाऊ है, तो इन तमाम विषयों को लेकर के विस्तार पूर्वक हम बातचीत करेंगे। और अमेरिकी बाजार का उत्साह, जो वहाँ पर सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है, वो कितना टिकाऊ है और उसका असर भारतीय बाजारों पर इस तरीके से देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर उनकी क्षमता का 25% ही बचा है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक प्रमुख जलाशयों में लगातार 32वें हफ्ते जल स्तर में गिरावट आई है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान पानी का स्तर 57.993 BCM था और पिछले 10 साल में औसत क्षमता 49.044 रही है। और इसी के चलते जो है एक स्थिति काफ़ी भयावह दिखाई दे रही है। सर, ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसे, और क्या ये ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, अभी मानसून आने में देरी है। हालांकि मानसून को लेकर भविष्यवाणियां तो अच्छी हैं और समय पर आने की और बिल्कुल जल्दी आने की संभावना है, लेकिन इस साल जलाशयों की स्थिति खासी गंभीर है और जब तक मानसून आता है तब तक तो कई हिस्सों में पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने की और बाकी चीजों की जरूरत होगी और सारी चीजें इस बात पर निर्भर होंगी कि मानसून सामान्य होने के बाद अपने वितरण में कितना सामान्य रहता है। भारत में काफी समय बाद, कई सालों बाद ऐसी स्थिति आई है जब पूरे देश के बड़े भूगोल में, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में रिजर्वायर्स में, जलाशयों में पानी नहीं है। ये परिस्थिति तभी सुधरेगी जब मानसून की बारिश थोड़ी बेहतर होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जलाशयों में पानी कम होने के कारण पूरे एनवायरनमेंट में जिस नमी की जरूरत होती है वो भी काफी कम है और इस बार चूंकि तापमान खासा ज्यादा है तो खरीफ की फसल को लेकर एक और भी चिंता रहेगी कि अगर मानसून की वर्षा का वितरण असमान रहा और मिट्टी में और मौसम में पर्याप्त नमी नहीं हुई तो खरीफ के उत्पादन पर अच्छी बारिश के बाद भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल। इस बीच सिंगापुर और हांगकांग समेत कई दूसरे देशों में एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों पर लगे प्रतिबंध के बाद अब नेपाल ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने एथिलीन ऑक्साइड के स्तर का पता लगाने के लिए मसालों के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। इन मसालों के आयात पर प्रतिबंध एक हफ्ते पहले लगाया गया था और अब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर के सुलझाने में जो सुधार होने चाहिए उसके लिए कदम उठाने में देरी कर रही है? ऐसा लग रहा है विपुल कि जिस तरह से भारतीय मसालों के खिलाफ या भारतीय मसालों को लेकर पूरी दुनिया में कार्यवाही बढ़ रही है, नेपाल ने भी प्रतिबंध लगा दिया। अब लगभग अगर आप दुनिया के अधिकांश बड़े बाजारों को देखें, छोटे बड़े बाजारों को, तो सब जगह भारतीय मसालों में मिलावट और खासतौर से कीटनाशकों की मिलावट को लेकर एक तरीके का क्रम सा चल पड़ा है और ये क्रम बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत का मसाला निर्यात भारत के कृषि निर्यातों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है और भारत के ही इस बाजार का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा निर्यातक है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं चर्चा और बयान तो कई सारे स्पाइस बोर्ड की तरफ से भी आए, एफएसएसआई की तरफ से भी आए और फूड मिनिस्ट्री की तरफ से आए, लेकिन जो आयातक देश हैं, जो इम्पोर्टर देश हैं, उन्हें किसी व्यवस्था पर सहमत नहीं कराया जा पा रहा है और इसलिए लगातार एक के बाद एक देश प्रतिबंध लगा रहा है। चुनाव में व्यस्त होने के कारण या तमाम व्यस्तताओं के कारण सरकार इस मामले को सुलझाने में देरी कर रही है और जिसका असर अन्य बाजारों पे भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और देशों से भी मसालों के आयात पर रोक लगा दी जाए। जी,
इस बीच जीटीआरआई के बाद भारतीय निर्यातक कंपनियों के संगठन फियो ने भी आशंका जताई है कि चीन की तरफ से भारत में सस्ते मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की डंपिंग की जा सकती है। फियो ने कहा है कि कई सेक्टर्स में चीन के पास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का सरप्लस है और ऊपर से अमेरिका ने चीन से इंपोर्ट पर कई सारी पाबंदियां लगा दी हैं। ऐसे में भारत में आए सामान की डंपिंग होने का खतरा बना हुआ है। फियो ने यह संभावना भी जताई है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत से वस्तु निर्यात का आंकड़ा 500 अरब डॉलर को पार कर सकता है। फियो ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार से पर्याप्त क्रेडिट फ्लो की भी मांग की है। सर, इसका क्या कुछ असर देख रहे हैं आप, और इन प्रतिबंधों के किस तरह के असर होंगे, और जो आशंकाएं जताई जा रही हैं इसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है? आशंकाएं बढ़ रही हैं क्योंकि चीन को बाजार चाहिए और अमेरिका ने जितनी सख्ती के साथ एक ट्रेड वार शुरू किया है चीन के खिलाफ, जो खासा अप्रत्याशित है, और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के व्यापारिक रिश्ते जिस तरफ जा रहे हैं उनमें जल्दी किसी सुधार की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां की दोनों राजनीतिक पार्टियां, कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन, दोनों इस मत के, इस राय के हैं कि चीन से अमेरिका में डंपिंग हो रही है और चीन का आयात अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में लॉन्ग टर्म चेंज बन रहा है चीन के आयात को लेकर या चीन के इम्पोर्ट्स को लेकर, और चीन के लिए ये बाजार सीमित होता जाएगा अमेरिका का। इसलिए अमेरिका को का बाजार बंद होने के बाद, अमेरिका में कम आयात होने के बाद चीन को नए बाजारों की जरूरत होगी और एक खतरा है कि भारत में डंपिंग हो सकती है। तमाम कोशिशें भारत में की गई, लेकिन भारत में आने वाला निर्यात खास कई रास्तों से आता है। चीन का सामान केवल चीन से ही नहीं बल्कि अन्य बाजारों से भी आता है, और इसलिए ये खतरा, ये आशंका जायज है। हालांकि इसकी एक संभावना ये भी है कि कुछ जिन सामानों का पर अमेरिका में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है उसमें से कुछ सामानों का निर्यात भारत के लिए खुल सकता है या भारत उनका निर्यात कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो सूची अमेरिका से आ रही है उसमें ज्यादातर हाईटेक उत्पाद हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और ईवी और बैटरीज हैं, जिनमें भारत को भी अपनी क्षमताएं बनानी है। तो भारतीय बाजार में डंपिंग की और चीनी सामानों के पहुंचने की रफ्तार बढ़ सकती है। अभी हाल में ही हमने चर्चा की थी मनी सेंट्रल में, जब चीन के साथ व्यापार के आंकड़े आए थे कि भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा रिकॉर्ड पर है और इंपोर्ट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। अंशुमान सर, लेकिन इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसे मौका मान रहे हैं भारत के लिए या फिर इसे एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं? अभी परिस्थितियां, मौका तो है। देखिए, जब से अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते पिछले 2 साल में खराब हुए हैं, भारत और वियतनाम 2 ऐसे देश हैं जिन्हें चीन के अमेरिका के बाजार में पहुंच रखने में मदद मिली है। जिन देशों को अमेरिका के बाजार में में बेहतर डिमांड मिली है उसमें भारत और वियतनाम है। खासतौर से भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अमेरिका को बेहतर हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स खासतौर से मोबाइल फोन को लेकर, लेकिन अभी वो इतना सब्सटेंशियल बाजार नहीं है। के हिसाब से मूल्य के हिसाब से वियतनाम को इस बाजार में खासा बड़ा हिस्सा मिला है, लेकिन भारत के निर्यातकों को अमेरिका और चीन के व्यापारिक रिश्ते में लंबी सर्दी की तैयारी करनी चाहिए और मौके के तौर पर इसका फायदा उठाना चाहिए। तो कैसा नहीं होने वाला है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते जल्दी सुधर जाएंगे। व्यापार अमेरिका अपने यहाँ ऐसी क्षमताएं तैयार कर रहा है, अपने यहाँ उन लोगों में निवेश कर रहा है, उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है जो चीन के आयात, जिन चीजों का आयात चीन से किया जाता था। तो एक किस्म से अमेरिका आत्मनिर्भरता की तैयारी कर रहा है और चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। तो भारत के निर्यातकों के लिए नया अवसर है और भारत की सरकार को इस संदर्भ में अमेरिकी बाजार को लेकर रणनीति बनानी होगी। हालांकि अमेरिका का बाजार सामान्य बाजारों बहुत और कई तरीके के नियम है जो बीच में रास्ते में आते हैं, क्योंकि होड़ ये होगी विपुल जी कि अगर चीन ने बाजार गंवाया तो फिर यूरोप के देश अमेरिका का बाजार हासिल करने की कोशिश करेंगे। जापान एक दूसरा बड़ा निर्यातक होगा जो अमेरिका का बाजार लेने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंड में से एक नॉर्वे के पेंशन फंड ने अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स से अपना निवेश निकाल लिया है। नॉर्वे के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अदानी पोर्ट में मानव अधिकार उल्लंघन को लेकर के कुछ अस्वीकार्य रिस्क हैं, जिस वजह से कंपनी से बाहर होने का फैसला लिया गया है। नॉर्वे का पेंशन फंड दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंड में से एक है। दुनिया भर में जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं उन सभी की मार्केट कैप को अगर मिला लिया जाए तो इस फंड का कुल निवेश उस मार्केट का करीब 1.5% है। इस फंड ने दुनिया भर में करीब 9,000 लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया हुआ है। इतने बड़े निवेशक का अदानी ग्रुप की कंपनी से बाहर आना कंपनी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। सर, एग्जिट की वजह क्या लग रही है? जो फंड की तरफ से कहा गया वही लग रहा है या कुछ और कारण भी आपको लगता है?
नहीं, वजह यही लग रही है और लंबे समय बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तमाम जांच पड़ताल और भारत की अदालतों और रेगुलेटर से एक तरह से चीजें ठंडी हो जाने के बाद अब नॉर्वे के पेंशन पढ़ने आने अडानी समूह से एग्जिट किया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एसएचजी को लेकर खासतौर से जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, ट्रांसपेरेंसी है, इसे लेकर यूरोप के निवेशक खासे सतर्क हैं और खासे आग्रही हैं। हमने किस तरह से इकोनॉमिका में इस पर चर्चा की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां हमने अडानी समूह की सबसे बड़ी चुनौती बताई थी कि अडानी समूह के कामकाज की ट्रांसपेरेंसी का सवाल यूरोप के निवेशकों के दिमाग में हमेशा रहता है और जो एसएचजी की रैंकिंग आती है उसमें अडानी समूह की रैंकिंग बेहतर नहीं हुई है और इसलिए नॉर्वे और यहाँ के निवेशक ऐसी कंपनियों में निवेश करने से बचते हैं जिनके पर्यावरण संबंधी कमिटमेंट अच्छे नहीं होते, जहाँ पारदर्शिता नहीं होती है और वो ये समस्या अभी भी बराबर बनी हुई है। जी, इस बीच बॉन्ड बायबैक की दूसरी किस्त में रिजर्व बैंक ने जितनी राशि के बॉन्ड के बायबैक का लक्ष्य रखा था उसके मुकाबले सिर्फ 3.44% का ही बायबैक हो सका। दूसरी किस्त में रिजर्व बैंक ने सिर्फ 2069 करोड़ रुपए के बॉन्ड बायबैक किए हैं, जबकि बायबैक के लिए 60,000 करोड़ रुपए की लिस्टिंग की गई थी। बायबैक के जरिए सरकार बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहती है। सर, आखिर में रिजर्व बैंक बॉन्ड बायबैक से पीछे क्यों हट गया? ये देखिए सर, चौंकाने वाली खबर है। पिछले सप्ताह भी हमने देखा था कि 40,000 करोड़ के बॉन्ड्स रखे गए थे बेचने के लिए और बैंकों ने रिजर्व बैंक को वो बॉन्ड्स वापस करने के लिए उसे बेचने से मना कर दिया था। रिजर्व बैंक की सरकार का मर्चेंट बैंकर है। सरकार बॉन्ड बायबैक इसलिए करना चाहती है कि बाजार में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए बैंकों को पैसा दिया जा सके। बॉन्ड बायबैक का मतलब है कि सरकार अपना कर्ज जो उसने बैंकों से ले रखा है उसे समय से पहले चुका देना चाहती है। लेकिन बॉन्ड की जो कीमत ऑफर की जा रही है, जो प्राइस ऑफर की जा रही है बैंकों को, वो बैंक उसे मानने को तैयार नहीं है। वो इससे बेहतर कीमत की उम्मीद कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जब बॉन्ड की बेहतर कीमत मांगेंगे तो बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। रिजर्व बैंक को पहले ही ट्रांच में, पहले ही ऑक्शन में इस बात का एहसास हो गया कि ये स्कीम चलेगी नहीं। यानी बैंक आरबीआई को अभी ज्यादा सरकार को ये बॉन्ड्स वापस करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें बेहतर रिटर्न की उम्मीद है और इसलिए ये जो ऑक्शन 60,000 करोड़ का था वो काफी कम रह गया है। ये ऐसी पहल हुई थी जो कि कई साल बाद हुई थी। ये पहल अब तो असफल होती दिखाई दे रही है। इसका जो तात्कालिक असर वो ये होगा कि इसके बाद सरकार शायद ही नई ट्रांच जारी करे क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड डाले गए थे जिसमें से बहुत कम बॉन्ड बिके हैं। अब आरबीआई को बाजार में लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए कुछ न कोई दखल देना पड़ेगा। क्या इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अभी ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी सर? हाँ, ये संभावना तो जायज ही है और इसीलिए लिक्विडिटी का चैलेंज दिखाई दे रहा है। आरबीआई भी अब तो महंगाई के नए दौर आ गए हैं, खाद्य महंगाई वापस आ गई है। कोर इन्फ्लेशन पर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी, कोर इन्फ्लेशन भी वापस लौटने लगी है। तो ब्याज दरों में कमी की कोई बड़ी गुंजाइश आने वाले महीनों में नहीं दिखती। सितंबर अक्टूबर तक तो कतई नहीं दिखती है। तो इसलिए भी बैंक जो है वो अपनी रणनीतियों को थोड़ा संभाल कर बना रहे हैं और वो भी ये कोशिश कर रहे हैं। बैंकों पर भी खासे दबाव है उनकी बैलेंस शीट के ऊपर, उनके डिपॉजिट सेट्स काफी हाई हैं और क्रेडिट ऑफटेक कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में उनके जो ट्रेजरी ऑपरेशन है, उनके जो बॉन्ड ऑपरेशन है, उससे ही उन्हें प्रॉफिट के लिए सबसे ज्यादा या अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन रखने के लिए उन्हें ट्रेजरी ऑपरेशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी, इस बीच रिलायंस जियो एक बार फिर बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम खरीदने की तैयारी में है। रिलायंस जियो ने आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सबसे ज़्यादा 3,000 करोड़ रुपए का एडवांस जमा किया है। भारतीय एयरटेल ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 1,050 करोड़ और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए जमा किए हैं। कंपनियों को जमा किए गए एडवांस के आधार पर अंक मिलते हैं जिससे उन्हें अपने मनचाहे सर्किलों की संख्या और स्पेक्ट्रम की मात्रा के लिए बोली लगाने की आज़ादी मिलती है। सर, एक तरीके से फिर से 5G को लेकर के क्या अब एक नई रेस शुरू होने वाली है? हाँ, रिलायंस थोड़ा तेजी से आगे बढ़कर आया है जियो को लेकर क्योंकि अब 5G भविष्य की सर्विस है और रिलायंस का पूरा फोकस 5G सर्विस पर है। मिक्स नेटवर्क तो पुराने ऑपरेटर्स के पास है, तो रिलायंस के लिए किसी दूसरे ऑपरेटर की तुलना में 5G में एक्सपेंशन करने में या उसका विस्तार करने में आसानी है क्योंकि 5G की क्रांति शुरू होने के साथ ही रिलायंस आगे आया था। और अब भविष्य में डेटा की संभावना, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट और मोबाइल एंटरटेनमेंट की संभावना को देखते हुए 5G में एक नई प्रतिस्पर्धा या नई होड़ शुरू होने वाली है। और एयरटेल के पास बड़ा स्पेक्ट्रम का भंडार है, काफी स्पेक्ट्रम है और एयरटेल ने अपनी सर्विसेज भी काफी बड़े हिस्सों में लॉन्च की है। स्थिति जियो की है, लेकिन
स्मार्टफोन के प्रचलन के बाद आप ये कह सकते हैं कि 5G का बाजार कमोबेश अब 2 ही कंपनियों के बीच में बढ़ जाएगा, जियो और एयरटेल। चलिए अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। सेबी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर के नरमी के संकेत दिए हैं। सेबी ने कहा है क्रिप्टो करेंसी के कारोबार की निगरानी कई रेगुलेटर को करनी चाहिए। सेबी के रुख के विपरीत रिजर्व बैंक ने एक अन्य दस्तावेज में निजी डिजिटल करेंसियों को जोखिम करार दिया था। भारत ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ 2018 से सख्त कदम उठाए हैं। सर, सेबी कुछ कह रहा है, रिजर्व बैंक कुछ कह रहा है, क्या आपसी सहमति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है क्या भविष्य के अंदर? क्रिप्टो को लेकर के भारत में इतना मतलब उलझन क्यों है अलग अलग इदारों में? विपुल जी, तीन अलग अलग रेगुलेटर हैं और तीनों रेगुलेटर अब अलग अलग तरह से क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं। इसको लेकर जबरदस्त भ्रम और कंफ्यूजन होना चाहिए। केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय जो आमतौर पर क्रिप्टो को गैम्बलिंग या जोखिम भरा एसेट मानता था, उसने अभी कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भारत में कारोबार शुरू करने की अनुमति दी है। उन्हें FIU की क्लियरेंस मिल गई है। उसे देखते हुए सेबी ने अब उन एक्सचेंजेस पर रेगुलेशन का सवाल सामने उठा दिया है, क्योंकि जब एक्सचेंजेस भारत में आएंगे तो उनको रेगुलेट करने के लिए किसी की जरूरत होगी। इससे पहले तो जो चलते थे उनके ऊपर तो के कामकाज में पारदर्शिता के गहरे सवाल थे। इधर जो सॉवरेन करेंसी का जो कस्टोडियन है रिजर्व बैंक, वो अभी तक स्पष्ट रूप से अपने इस रुख को जी के कारोबार की इजाजत जानी चाहिए। पूंजी इसमें गहरे जोखिम का सवाल उठा चुके हैं। तो अब आप अगर क्रिप्टो को एक निवेशक के तौर पर देखें तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि सरकार चाहती क्या है। सरकार के अलग अलग नियामक चाहते क्रिप्टो को लेकर क्या है। क्रिप्टो उचित है, जायज है, सही है, सुरक्षित है, या क्रिप्टो जोखिम भरा है, पूंजी है? और इसमें लगता है ये कंफ्यूजन फिर निवेशकों को कई तरह के भ्रम में डालेगा और उनका नुकसान कराएगा। बेहतर है कि सरकार के तीनों नियामक, वित्त मंत्रालय, सेबी और RBI मिलकर एक क्रिप्टो की पॉलिसी स्पष्ट करें, जिससे ये इस पर पता चले कि क्रिप्टो में लोगों को निवेश करना चाहिए नहीं। जी, लेकिन सर जितना सख्त स्टैंड गवर्नमेंट ने लिया, क्या आपको लगता है एक राय बन पाएगी इस पूरे मसले को लेकर के? रिजर्व बैंक को समझाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक और दुनिया भर के जितने भी फेडरल बैंक हैं वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर खासे आक्रामक है। लेकिन एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने काफी उदारता दिखाई है, क्योंकि उनको इससे कारोबार, ट्रेड और बिजनेस मिलता है। इसलिए देखिए US में भी इसके क्रिप्टो करेंसी के डेरिवेटिव्स पे काम शुरू हो गया और उनको लॉन्च कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के निवेशक जो सामान्य निवेश की जानकारी नहीं रखते, म्यूचुअल फंड और बीमा खरीदने की, बीमा की बात हम आगे करेंगे, वो क्रिप्टो जैसे कॉम्प्लिकेटेड निवेश को कैसे समझ सकेंगे और इसकी व्यवस्था कैसे समझ सकेंगे। और खासतौर से ये तब उसी स्थिति में जब कोविड के दौरान क्रिप्टो के निवेश में भारत के लाखों लोग अपने हाथ उंगलियां कंधे पे जला चुके हैं और हर तीसरे चौथे महीने भारत में कोई फर्जी क्रिप्टो टोकन का स्कैम पकड़ा जाता है, जिसमें ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो कंफ्यूजन और भ्रम खत्म करना जरूरी है। नियामकों की जिम्मेदारी है कि वो तस्वीर साफ करें। बिल्कुल, इसमें उस मामले में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए ताकि निवेशकों के मन में जो है किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इंश्योरेंस की बिक्री में डार्क पैटर्न का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लोकल सर्कल्स के ताज़ा सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। सर्वे से पता चला है कि 61% शिकायतें मिस सेलिंग को लेकर थीं, जबकि 57% शिकायतें व्यक्तिगत जानकारी मांगने को लेकर के सामने आई हैं। सर, ये ऑनलाइन बीमा खरीदने वाले इस खबर को कैसे समझें? अगर क्या ऑनलाइन बीमा नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्या इसका मतलब क्या निकालें? ऑनलाइन बीमा खरीदने वाले सावधान रहें कि जिन डार्क पैटर्न की समस्या ई-कॉमर्स की साइट पर होती थी, डार्क पैटर्न का मतलब आपको तरह तरह के प्रलोभन में फंसाकर कोई प्रोडक्ट बेचा जाए, उसकी ज्यादा डिमांड दिखाई जाए, उसके साथ अच्छे रिव्यूज दिखाए जाएं, वैसा ही सब कुछ अब ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म्स पर होने लगा है। बीमा प्लेटफॉर्म कुछ खास पॉलिसीज को जिन्हें वो सपोर्ट करते हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड बताते हैं, उन्हें प्रायोरिटी में ऊपर दिखाते हैं और उन्हें कई तरीके से फैसले लेने से पहले निवेशकों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बात लोकल सर्किल के सर्वे में सामने आई है। इसके अलावा बीमा बेचने से पहले वो तमाम जानकारियां जुटाने की, लेने की कोशिश करते हैं जो उचित नहीं है। इसका अनुभव कोई भी कर सकता है। और अभी तो भारत में ऑफलाइन ही मिससेलिंग हो रही है बीमा की इतनी ज्यादा क्या कि IRDA को और नियामकों को लगातार उसमें दखल देना पड़ रहा है। बैंक तक बीमा की मिससेलिंग कर रहे हैं। बैंक अपने यहाँ डिपॉजिट कराने वालों को बीमा बेच लेते हैं।
हैं जिनको पता भी नहीं होता है। तो उसके ऊपर से तो अब ऑनलाइन में सेलिंग भी शुरू हो गई, खासतौर से जो ऑनलाइन पे हेल्थ इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उनके लिए ये बड़ी उलझन की बात है कि उनके लिए समझना मुश्किल है। और इसका यही एक रास्ता है, नियामक तो कुछ करेगा, इसका रास्ता ये है कि लोग खुद समझें, खुद जानकारी करें, अपने लिए सही बीमा चुनने के लिए क्या तरीके होते हैं। मनी9 से नियमित रूप से जुड़े रहें। कोई भी बीमा कैसे चुना जाए इसको हम बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग तरीके की वीडियोस हम आपको बताते हुए नियमित देखते रहें, क्योंकि ये मिस सेलिंग की समस्या का कोई रेगुलेटरी समाधान स्थायी रूप से हो पाएगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। तो फिलहाल नियामक से ज़्यादा उम्मीदें जो है नहीं रखनी चाहिए, खुद अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, ताकि इस तरह की जो मिस सेलिंग हो रही है उससे आप बच सकें। अमेरिका में पहले कोर महंगाई में नरमी और फिर बेरोजगारी भत्ते के लिए घटे आवेदन के बाद अब उम्मीद बढ़ गई है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक जल्द ही ब्याज दरों में कटौती का फैसला ले सकता है। इसी उम्मीद की वजह से अमेरिकी शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तेजी है। अमेरिकी शेयर बाजार का इंडेक्स डाउ जोन्स 40,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई के ऊपर पहुंच गया है। नैस्डैक भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। हालांकि शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बावजूद फेड रिजर्व के अधिकारियों का मानना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक कुछ चुनिंदा संकेतों के आधार पर ब्याज दरों में कटौती की जल्दबाजी नहीं करेंगे। सर, अमेरिकी बाजार तो इस समय काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन ये कितना लॉजिकल है? क्या वाकई में ये एक दो इंडिकेटर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है, या फिर फेड जो है रेट कट कर सकता है? विपुल जी, कल हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में चर्चा की थी ना कि दिल से खुश रखने को गालिब, यह ख्याल अच्छा है। तो अब तो दो ख्याल मिल गए अमेरिकी बाजार को खुश होने के लिए। पहला ख्याल ये कि अमेरिका में कोर इन्फ्लेशन कम हुई, और दूसरा ख्याल ये कि अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के आवेदनों में कमी है। इन दोनों के साथ अब अमेरिकी शेयर बाजार को ये उम्मीद दिखने लगी कि शायद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी का कोई संकेत देगा। पर जेरोम पावेल और फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन हॉक है, और वो किसी भी स्थिति में ऐसा संकेत नहीं देने वाले हैं हाल फिलहाल के दिनों में कि ब्याज दरों में कमी की जाए। लेकिन बाजार को उत्साह के लिए दो संकेत खासे महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने अमेरिका के शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखी। डाउ 40,000 के ऊपर पहुंच गया। पर अभी अमेरिका की जो महंगाई की जो ताजी स्थिति है, जो फेडरल रिजर्व के बयानों में से निकल कर आती है, उस हिसाब से अमेरिका की महंगाई काफी जटिल और जिद्दी है। और पूरी दुनिया में कमोडिटीज की कीमतों को देखते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका में महंगाई में कोई जल्दी कमी आएगी। लेकिन मार्केट को 2-3 दिन तक खुश रखने के लिए दो आंकड़े पर्याप्त थे, और उसका असर हमने आज अमेरिका के शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तेजी के तौर पर देखा। लेकिन सर, ये बताइए कि अमेरिका में पहले छींक आती थी तो यहाँ पर जो है उसका रिएक्शन शेयर बाजार में इतनी तेज़ी से होता था। ये 2 दिन से अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन वैसी तेज़ी देखने को नहीं मिली। और आज भी शुरुआत हमने लाल निशान से की। बाजार में कम से कम 1 घंटे तक जो है बहुत रेंज में कारोबार हो रहा था। बाद में रिकवरी आई, लेकिन वैसी रिकवरी नहीं रही। इसकी वजह क्या मानते हैं? भारतीय बाजार क्यों सहमे हुए हैं? भारतीय बाजारों में ब्याज दरों में कमी की किसी संभावना, किसी स्पेकुलेशन को प्रभावित करता है विदेशी निवेशकों का निवेश में पूंजी, क्योंकि वही वो पूंजी लेकर आते हैं विदेश से जो भारतीय बाजार में लगाते हैं। वो भारतीय बाजार को लेकर बेरिश बने हुए हैं, लंबे समय से शॉर्ट किए हुए हैं, काफी लंबी शॉर्ट पोजीशन है। तो ये जो अमेरिकी बाजार का उत्साह था, जो विदेशी निवेशकों के भारत के प्रति उत्साह में दिखना चाहिए था, वो नजर नहीं आया। इसलिए बाजार में जो भी आपको उतार चढ़ाव या रिकवरी थोड़ी बहुत दिखाई दी, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की थी, म्यूचुअल फंड की थी, जिन्होंने खरीदारी की। विदेशी निवेशक अमेरिकी शेयर बाजार के उत्साह से भारतीय शेयर बाजार को नहीं जोड़ पा रहे हैं, और उनकी सतर्कताएं चुनाव संबंधी संभावनाओं को लेकर अभी भी बनी हुई हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था कि अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी के साथ भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ती थी। पर हम जैसा बता चुके हैं दर्शकों को कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। एक इसी से जुड़ा एक छोटी सी टिप्पणी और चाहेंगे। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाइना से इतनी नेगेटिव खबर आ रही है, चीन के अंदर, हांगकांग के बाजार में वो खूब निवेश कर रहे हैं। ये मतलब जबकि संकेत यहाँ पर अगर देखा जाए तो फंडामेंटली चीन से बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। चीन में थोड़ा निवेश लौटा है, लेकिन विपुल भाई थोड़ा सा वो लगता है वैल्यू बाइंग दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन का बाजार काफी करेक्ट हो चुका है पिछले 2 साल में। अगर आप 1 साल में देखें, चीन में युआन की डिवैल्यूएशन के बाद, चीन की अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद, तो अब जो नए संकेत आए हैं वो चीन की अर्थव्यवस्था में थोड़ी रिकवरी आने के हैं। कुछ अलग अलग एजेंसियां इस बात के संकेत दे रही कि चीन की अर्थव्यवस्था के लिए अगली तिमाही में थोड़ी रिकवरी होगी। तो अब चूंकि निवेशकों को चीन के बाजार में वैल्यू बाइंग का सस्ती
कीमत पर थोड़ी खरीदारी का मौका मिल रहा है, इसलिए चीन के बाजार में निवेश थोड़ा लौटता दिख रहा है। पर ये निवेश इस बात का संकेत नहीं है, मतलब इस बात की आश्वस्ति नहीं देता, ये भरोसा नहीं देता कि चीन की अर्थव्यवस्था में किसी बड़ी रिकवरी की संभावना है जिस पर लोग दांव लगाने को तैयार हो। ठीक, लेकिन इसी के साथ साथ अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद से अमेरिकी डॉलर में आई नरमी का असर अब कमोडिटी बाजार पर देखा जा रहा है। डॉलर इंडेक्स 104.5 के करीब है और इसकी वजह से गोल्ड का भाव ऊपरी स्तर पर है। साथ में चांदी और कच्चे तेल की कीमतें भी ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है। फिलहाल गोल्ड का भाव $2380 प्रति औंस, चांदी का भाव $30 प्रति औंस और ब्रेंट क्रूड का भाव $83 प्रति बैरल के रूप में है। सर, यहाँ से क्या महंगाई लौटती हुई दिखाई दे रही है जिस तरीके से कमोडिटी में उछाल है? हाँ, इस आंकड़े को फेडरल रिजर्व बहुत करीब से देख रहा होगा, भारतीय रिजर्व भी करीब से देख रहा होगा। कमोडिटीज की कीमत में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया और उनमें तेजी का रुख बना हुआ है। अब इसी को अगर आप चीन के रिकवरी के आंकड़े से जोड़ लीजिए कि अगर अगले तिमाही में चीन में रिकवरी होती है और कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो महंगाई के लिए ईंधन मौजूद है, और यही वजह है कि फेडरल रिजर्व तत्काल ब्याज दरों में कमी नहीं करेगा, क्योंकि जब तक कमोडिटीज की कीमतों में किसी करेक्शन की संभावना नहीं बनती है तब तक महंगाई अपने इस स्तर पर बनी रहेगी। दूसरा है कि कमोडिटी की कीमतों में स्थिरता को या तेजी को एक अरसा बीत गया है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, तो दुनिया भर के कमोडिटी प्रोड्यूसर्स ने अपने उत्पादन की प्रक्रिया को भी थोड़ा संतुलित कर लिया है बाजार की मांग के हिसाब से। इसलिए बाजार में आपूर्ति को सीमित रख के कीमतों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, मेटल्स में खास तौर पर, और इसलिए आप मेटल्स की कीमतों में तेजी देख रहे हैं जो परोक्ष रूप से महंगाई को बढ़ाने में मदद करती है। बिल्कुल, चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट नजर डालते हैं झटपट में। यूरोपियन यूनियन के नए डिजिटल कानून के तहत मेटा कंपनी के फेसबुक और इंस्टाग्राम को नए सिरे से जांच का सामना करना पड़ रहा है। ये दोनों सोशल साइट बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को साफ करने और इंटरनेट यूजर्स की सुरक्षा को असरदार बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल डिजिटल नियमों का एक नया सेट तैयार किया था। यूरोपियन यूनियन ने यह चिंता जताई है कि सोशल साइट्स पर वीडियो और पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जिस एल्गोरिदम सिस्टम को काम में ला रहे हैं वो बच्चों के लिए खतरनाक है। ये सिस्टम बच्चों की कमजोरियों और उनकी अनुभवहीनता का गलत फायदा उठा सकते हैं, साथ ही बच्चों में बुरी लत लगाने के लिए भी बढ़ावा दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर आने वाली फर्जी और मार्केटिंग कॉल्स सरकार के रडार पर हैं। सिर्फ कॉल ही नहीं, ऐसे मैसेजेस को भी ब्लॉक करने की तैयारी हो रही है। मौजूदा नियमों के मुताबिक प्रमोशनल मैसेज को हेडर के जरिए भेजना चाहिए, ना कि संख्याओं के माध्यम से। डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री के जरिए कंज्यूमर इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। फ़ोन नंबरों और मैसेजेस की जांच के लिए एक नया एल्गोरिदम तैयार हो रहा है ताकि ये देखा जा सके कि क्या इनका इस्तेमाल मार्केटिंग के मकसद से किया जा रहा है। कर्ज की लागत बढ़ने की वजह से मार्च तिमाही के दौरान वोडाफोन आइडिया का घाटा बढ़ करके 7,675 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया। यूजर बेस में गिरावट से भी कंपनी के घाटे में बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 की मार्च तिमाही में कंपनी को 6,449 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। मार्च तिमाही में कंपनी की एकीकृत आय करीब 10,607 करोड़ रुपए दर्ज की गई। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी, आपकी टिप्पणी किसी पर? हाँ विपुल जी, हम लोग तो मार्केटिंग कॉल से ही परेशान थे। व्हाट्सएप मार्केटिंग का एक और स्पैमिंग का सबका एक बड़ा और नया जरिया बन गया है। अब स्थिति ये है कि व्हाट्सएप से आने वाले मार्केटिंग और सेल्स के मैसेजों की बाढ़ लगी हुई है लगातार, और अभी तक भारत के नियामक फोन की कॉल्स को ही नहीं रोक पाए हैं। तो व्हाट्सएप के मैसेजेस में तो जो इंक्रिप्टेड मैसेजेस हैं उनको रोकना और संभालना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कॉल्स करने के बजाय सीधे व्हाट्सएप पे अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और सेल्स की इंफॉर्मेशन बगैर आपसे पूछे भेजने लगते हैं। इस मामले में कम से कम डीओटी को और नियामकों को सीधे दखल करके ये रोकना चाहिए, और ये काम मेटा और व्हाट्सएप के संचालक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा सिरदर्द है जिसका हम नियमित रूप से सामना कर रहे हैं। बिल्कुल अंशुमान सर, आपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद कार्यक्रम में आप शामिल हुए, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब फिलहाल मनी सेंट्रल को समाप्त करने का समय हो चुका है, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।